हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज करंट इश्यूज डिस्कस करते हैं। टू इम्पॉर्टेंट इश्यूज फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। ए वेरी हॉट इशू, आसाम एंड मिजोरम डिस्प्यूट, एंड द Lok Sabha has passed factoring regulation amendment bill. Why this factoring regulation amendment bill is very important and what is factoring? Factoring का मतलब क्या होता है, आज ये समझते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। चलिए पहला देखते हैं। बहुत हॉट न्यूज़ है और एक दो दिन से आ रही है। मंडे को जो वायलेंस हुई है मिजोरम और आसाम के ऑफिशियल्स के बीच में, जिसमें 5 पुलिसमैन वर किल्ड, विच इज़ ए सीरियस इशू। ये इशू काफ़ी हॉट हो गई है। तो ये जो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है एक्सप्लेन में, इसमें इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और इस इशू को भी समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है, पहले यहाँ के मैप को देखिए। सबसे पहले समझ लीजिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में। ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, NER कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसमें ये 7 सिस्टर्स हैं प्लस सिक्किम है। आसाम स्टेट सबसे बड़ी स्टेट इसमें हुआ करती है और आसाम इंडिपेंडेंस से पहले, अगर आपको थोड़ा बैक में ले जाऊं, 1874 में आसाम स्टेट बना दी गई थी। 1874 में पहले ये सारा एरिया बंगाल में आता था। बंगाल वॉज ए वेरी बिग स्टेट एट दैट टाइम, बिग प्रोविंस अंग्रेजों के समय में। पहले ये बंगाल में आता था, लेकिन 1874 में आसाम की स्टेट क्रिएट की गई थी। उस समय आसाम में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और ये मिजोरम वगैरह, मेघालय आया करते थे। ये सारा एरिया जो है इट वॉज पार्ट ऑफ आसाम एट दैट टाइम। ये सब आसाम हुआ करता था उस समय, एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा। मणिपुर एंड त्रिपुरा, दीज वर, इट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ आसाम। तब इसे लुशाई हिल्स कहते थे। मणिपुर एंड त्रिपुरा वर प्रिंसली स्टेट्स। तो उस समय ब्रिटिश अंग्रेजों के समय में ये जो रीजन था, इसमें 3 हिस्से होते थे, आसाम एंड त्रिपुरा एंड मणिपुर। इंडिपेंडेंस के बाद और आसाम बनी थी 1874 में। उसके बाद कर्जन ने रीऑर्गेनाइजेशन किया था बंगाल का, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। उस समय ईस्ट बंगाल एंड आसाम का एक प्रोविंस बना दिया गया था। उस समय आसाम ईस्ट बंगाल प्लस के साथ आसाम में एक राज्य बन गया था। इंडिपेंडेंस के बाद ये होता है कि आसाम से कार्व आउट की जाती हैं अरुणाचल प्रदेश, ये आसाम से टूट के बनाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, ये समय समय पर राज्य बनते चले गए। 1963 में नागालैंड बन जाता है, 1972 में मेघालय बन जाता है, 1975 में अरुणाचल प्रदेश बन जाता है और 1987 में ये मिजोरम एक राज्य बन जाता है। पहले ये यूनियन टेरिटरी हुआ करता था और ये ग्रेजुअली ये भी राज्य बन जाते हैं। तो बेसिकली ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हुआ करती है और आसाम की उन सभी राज्यों से जो उससे निकाले गए हैं, सभी के साथ डिस्प्यूट, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हुआ ही करती है। इनके साथ मेघालय के साथ भी है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी है, नागालैंड के साथ भी है और मिजोरम के साथ हमको दिख ही रही है। तो ये इस इशू को समझ लेते हैं जो आज हमारे सामने है। इशू क्या है बेसिकली, 1875 में एक डिमार्केशन हुआ था आसाम और लुशाई हिल्स के बीच में, जिसे आज मिजोरम कह देते हैं। इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। एक ये BEFR पास हुआ था 1873 में। इट डिफरेंशिएटेड लुशाई हिल्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ कचार इन बराक वैली। कचार प्लेन, अभी समझ लीजिए क्या है, ये समझ लीजिए। देखिए ये हिस्सा कहलाता है आसाम का बराक वैली। ये बराक वैली हुआ करती है और ये आसाम के 3 ज़िले हैं। ये है करीमगंज, ये है हैलाकांडी और ये है कचार। ये इससे हुआ करते हैं। तो ये जो 1873 का जो रेगुलेशन है, इसमें ये एक लुशाई हिल्स के साथ, जिसे मिजोरम कहते हैं, एक बाउंड्री
बना दी गई थी। अब टू स्टेट्स साइंड एन एग्रीमेंट दैट स्टेटस को sorry it differentiated Lusai Hills from the plain of Kachar and Assam Barak Valley। ये बराक रिवर बहती है यहाँ पर, तो ये बराक वैली कहलाती है, जो चर्चा में रहा था सीए को लेकर भी। दिस वॉज डन इन कंसल्टेशन विद मिजो चीफ्स एंड इट बिकेम द बेसिस फॉर इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट डिमार्केशन इन द गैजेट 2 years later। इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट, इनर लाइन परमिट होता है, मैं आपको बता दूंगा। ये चलता रहा। 1933 में ये डिमार्केशन बाउंड्री बनाई जाती है लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच में, बिगिनिंग एट द ट्राई जंक्शन ऑफ लुशाई हिल्स। और होता क्या है, 1930s में थोड़ा ये रिडिफाइन हो जाता है। मणिपुर के साथ एक बाउंड्री बनाई जाती है, कचार, लुशाई हिल्स, और ये यहाँ से ये बाउंड्री बना दी जाती है। तो उसमें भी कुछ टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट हो जाता है। The Mizos do not accept this demarcation on the ground that their chiefs were not consulted at this time। अंग्रेजों ने बिना डिस्कशन किए मिजो चीफ से ये डिमार्केशन कर दिया था। तो इस समय लोगों का कहना है कि जो 1875 वाली लाइन है वो हमें मंजूर है, और जो ये बाद वाली लाइन है इससे हमारे एरियाज जा रहे हैं, हमें काफ़ी हमारे एरियाज, लुशाई एरियाज हमारे हाथ से निकल रहे हैं, तो ये लाइन हमको मंजूर नहीं है। इट इज़ टू मिजो नो मोर देन एन इमेजिनरी लाइन पुश्ड फर्दर एंड फर्दर साउथ इन लाइन ऑफ 1875। ये लाइन जो 1875 वाली थी उसे और साउथ में करते जा रहे हैं, जिससे मिजोज का काफ़ी जेंटल स्लोप्स एंड फ्लैट लैंड फॉर कन्वीनियंस और आउटसाइडर बांग्लादेशी, जिन्हें आज कह देते हैं, ये होता जा रहा है। हुआ क्या था, ये जो एरिया था यहाँ पर टी प्लांटेशन आसाम में अंग्रेज किया करते थे, और टी प्लांटेशन में बेसिकली टी प्लांटेशन बहुत एक्सप्लॉयटेटिव बिजनेस हुआ करती थी, ऑक्यूपेशन हुआ करती थी। वहाँ पर गुलामों से काम कराया जाता था और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वहाँ पर कैसा भी मूवमेंट हो, तो उन्होंने ये डिमार्केट कर दिया था कि कोई मूवमेंट यहाँ पर बिना परमिशन के नहीं होगा, जिसे इनर लाइन परमिट कह देते हैं, ताकि वो जो टी गार्डन्स में करते हैं वो उसमें मूवमेंट उन्होंने बंद कर रखा था। प्रॉब्लम ये होती है, ये थी उस समय, तो उन्होंने ये बता दिया था। लेकिन 1933 वाला जो डिमार्केशन है वो मिजो कहते हैं हमारे लिए नहीं है, और यहाँ पर आपने न्यू सेटलर्स यहाँ पर बना दिए हैं, इसलिए हमें ये मंजूर नहीं है। पिछले अक्टूबर से लेकर ये सब फ्लेयर अप्स होते रहे हैं, अक्टूबर से लेकर और इस समय तक जो अभी मंडे को वारदात हुई है, इसके बीच में कई बार ये वायलेंस वगैरह हो चुकी है। इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। इवन ये भी देखा गया है कि सीआरपीएफ की वहाँ पोस्ट है, इसके बावजूद भी आसाम के पुलिसमैन दे कुड एंटर इनटू, और वहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि वहाँ पर स्कूल में भी फायर इंसिडेंट हो जाता है और तोड़ फोड़ भी होती है, हाईवे को भी ब्लॉक कर देते हैं। और ये जो हाईवे है जो आता है मणिपुर की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है फॉर द बिजनेस ऑफ मिजोरम। इस तरीके के मेजर्स और काउंटर मेजर्स दोनों राज्यों की तरफ से पिछले कुछ दिनों में होते रहे हैं, और ये बात ज़्यादा बढ़ती चली आई है जो वायलेंस का रूप ले गई है। यूनियन गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लेकिन ये प्रॉब्लम फिर फ्लेयर अप हो गई है, और चूंकि पुलिस ऑफिशियल्स की डेथ हो गई है तो इट बिकम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है बिटवीन मिजोरम एंड आसाम। टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, जितनी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स साउथ एशिया में हैं और विद इन इंडिया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में खास तौर से, इसकी वजह सिर्फ अंग्रेज़ों की लाइनें जो खींची गई थी, वो उन्होंने अपने इंपीरियल इंटरेस्ट और अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट के हिसाब से खींची गई थी। उसमें कहीं कोई लॉजिकल बॉर्डर्स नहीं बनाए गए थे। रेडक्लिफ अवार्ड में पाकिस्तान इंडिया को अलग कर दिया गया था। रेडक्लिफ कमीशन को, जो सरिल रेडक्लिफ थे, उन्हें आइडिया भी नहीं था कि ये ज्योग्राफी और इथनिसिटी यहाँ की है क्या, ही डिड नॉट नो एनीथिंग, लेकिन कर दिया गया था। इस तरीके से ये बाउंड्रीज भी बनाई गई हैं जिनका कोई लॉजिकल बेसिस उस समय नहीं हो पाया है। तो ये डिस्प्यूट्स एक कैरी ऑन होती चली आ रही है, जो अक्सर नॉर्थ ईस्ट में मिलती रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आसाम की नागालैंड के साथ भी है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी है, मेघालय के साथ भी है, मिजोरम के साथ भी है। तो ये है, इसके लिए कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं
कि ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाएं। द डिस्प्यूट 1972 से ये ज़्यादा होने लगी है, जब मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। ट्रांसलेशन होता जा रहा है, जब मिजोरम राज्य बन गया था 1987 में, तो प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है। यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, ये जो अंग्रेज चाहते थे कि जो टी गार्डन्स में लोगों का मूवमेंट ना हो, इसीलिए इन्होंने क्रिएट की थी आसाम लेवी, नाउ कॉल्ड आसाम राइफल्स, which was set up in 1835 with the sole objective of containing attacks by the Lushite tribes on tea estates in the plain। ये जो आसाम राइफल्स है, ये पैरामिलिट्री फोर्स है, इसे बनाया ही उस समय गया था 1835 में। इसका संबंध भी इससे हो जाता है। However, a huge geographical upheavals over the last 50 years have altered the region। ये है, तो ये याद रखेंगे आप, आसाम राइफल्स की जो क्रिएशन है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस संदर्भ में हुई थी कि लुशाइट ट्राइब के लोग टी गार्डन्स में ना आ पाए, इसलिए इन्होंने ये बना दी थी। ये जो इनर लाइन परमिट होता है, जिसकी बात इस आर्टिकल में की गई है, इनर लाइन परमिट, ये इनर लाइन परमिट वो एक पास ऑब्टेन करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से। ये जो BEFR मैंने आपको बताया था, फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 में पास किया था अंग्रेजों ने, इसमें इनर लाइन परमिट रेगुलेशन, इनर लाइन परमिट रेगुलेशन कहलाता था, आज का इनर लाइन परमिट कहलाता है। इसका मतलब ये है, अगर ये जो राज्य हैं जहाँ पर ये ILP लागू होती है, मणिपुर में लागू हो गई है, अरुणाचल प्रदेश में लागू होती है, मेघालय में लागू होती है, और मिजोरम में लागू होती है, नागालैंड में लागू होती है, तो ये जो इनर लाइन परमिट का जो कंसेप्ट है, यहाँ के राज्यों को पूरा अधिकार है कि ये अगर ये पास नहीं देंगे तो नो इवन इंडियन सिटीजन्स कैन नॉट कम इनटू दीज एरियाज विच फॉलो इनर लाइन परमिट सिस्टम। हमारा जो आर्टिकल 19(1)D है, जो हमको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है, इट इज नॉट अवेलेबल इन द एरियाज ऑफ इनर लाइन परमिट। इसीलिए 19(1)D में जब आप संविधान में रिस्ट्रिक्शंस देखेंगे 19 क्लॉज 5 में, तो वहाँ लिखा हुआ है the freedom of movement is subject to the interest of scheduled tribes। scheduled tribes के इंटरेस्ट के साथ ही दिया जा सकता है, मतलब ILP आपको मिलेगा तभी आप एंटर यहाँ पर कर सकते हैं। तो और अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था कि ये पास हम नहीं देंगे तो लुशाइट ट्राइब्स का मूवमेंट यहाँ नहीं हो पाएगा, और उन्होंने इस संदर्भ में बनाया था। तो इनर लाइन परमिट का भी इसमें जिक्र आया है। तो ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब इसका सॉल्यूशन का सबसे आसान तरीका यह है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल होती है, जैसे इंटरस्टेट काउंसिल होती है, ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक हुआ करती है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वो प्लेटफॉर्म है जहां उन राज्यों का जो डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उनका सॉल्यूशन हो सकता है। एक तो गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में इशू को ले जा सकती है, जहां पे इसको सॉल्यूशन हो सकता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ऐसे ही आर्टिकल 131 में फेडरल डिस्प्यूट्स, जो फेडरल डिस्प्यूट्स होती हैं, राज्यों के बीच में डिस्प्यूट्स होती हैं, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होती हैं, उसको लेके जाया जा सकता है। अगर ये गवर्नमेंट्स लेवल पे सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आर्टिकल 131 में इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर सकता है। तो 131 में राज्य वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, इट इज बेटर कि गवर्नमेंट्स कैन सिट टुगेदर एंड दे कैन रिजॉल्व दीज डिस्प्यूट्स। तो ये 2 मैकेनिज्म है, या तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में ये रिजॉल्व हो जाए, या फिर फेडरल इश्यूज हैं जो वो फेडरल जुरिडिक्शन होता है, आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज द राइट टू रिजॉल्व द केसेस बिटवीन 2 स्टेट्स। इस तरीके से ये हो सकता है। सो दिस इज इशू बिटवीन दिस आसाम एंड मिजोरम। हिस्टोरिकल इसकी पास्ट है, और बेटर की गवर्नमेंट बैठ जाए इस इशू को रिजॉल्व करें। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, लुशाई हिल्स का एरिया। ये जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं, ये जितने भी बताएं, करीमगंज है, कचार है, और हैलाकांडी है, और ये जो इसके मिजोरम के डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सब के सब आप देख लीजिएगा मैप में। कई बार मैप से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और ये बॉर्डर देख लीजिए, आसाम का बॉर्डर सभी राज्यों से लगता है, इधर बांग्लादेश से भी लगता है, बस सिक्किम से नहीं लगता है। बाकी इट इज़ मेघालय से भी लगता है, AP से भी लगता है, नागालैंड से भी, मणिपुर से भी, और मिजोरम से भी, और त्रिपुरा से भी एक छोटा सा बॉर्डर लगता है। तो आसाम का बॉर्डर सभी के साथ लगता है, और सिक्किम के साथ ही लगता है। इन सबको 7 सिस्टर्स कहते हैं, और इन सबको मिलाकर सिक्किम मिला दें इसे तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कह देते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट दीज
एरियाज। ठीक है, ये जो कोलासिब है यहाँ पर ये वायलेंस हुई है। कोलासिब में ये जो कोलासिब है ये आइजोल वगैरह, ये आइजोल है और ये जो है मामित है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट ये वायलेंस में रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, 3 ये और 3 ये। इनको आप मैप में देख लेंगे अपने एग्जाम के लिए। चलिए एक छोटा सा आर्टिकल आपको बताता हूँ जिसमें हम समझ लेते हैं कि वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है। न्यूज़पेपर में आज आया, एक्सप्रेस में, हिंदू में आया कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स इंस्टॉल हो गई हैं। आजकल प्रॉब्लम चली रही है पेगासस इश्यू को लेके। स्टिल लोकसभा ने 2 बिल पास कर दिए। उनमें एक इम्पॉर्टेंट बिल है, लोकसभा पास द फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 aimed at helping MSMEs, micro, small and medium enterprises tide over the problems of delayed payments and it seeks to broaden the participation of entities। अब देखिए फैक्टरिंग बिल पास कर दिया पार्लियामेंट ने, अब ये लोकसभा ने पास कर दिया। अब ये फैक्टरिंग होता क्या है, इस बिल की इंपॉर्टेंस हमारे देश के लिए क्यों है, आत्मनिर्भर भारत के लिए क्यों है, इसको देख लेते हैं। व्हाट इज फैक्टरिंग? देखिए एमएसएमई होती हैं, छोटी कंपनियां होती हैं, छोटे एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, इनके पास हमेशा कैपिटल क्रंच रहता है, इनके पास पैसा हमेशा नहीं कमी होता है। ये अपना सामान बना के सप्लाई करते हैं बड़ी फैक्ट्रीज को। बड़ी फैक्ट्रीज इनको एग्रीमेंट में तो लिख देती हैं कि 90 डेज में आपका पेमेंट हो जाएगा, 60 डेज में हो जाएगा। अच्छी कंपनियां 1 महीने में कर देती हैं, लेकिन कई बार पेमेंट डेफर होते होते इनके पेमेंट होते नहीं हैं और इनके पास कैपिटल प्रॉब्लम क्रंच होने लगता है। और जब छोटी कंपनी के पास कैपिटल कम होता है और कैपिटल कम होता है तो वो कैपिटल रिसाइकिल नहीं कर पाएगी, रिसर्कुलेट नहीं कर पाएगी। नहीं सर्कुलेट कर पाएगी तो ओबियसली उसका जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा और कई बार वो पेंडेमिक में खासतौर से देखा गया और वो आउट ऑफ बिजनेस भी हो जाते हैं। अब फैक्टरिंग का मतलब होता है कि व्हेन एमएसएमई सप्लायर्स हैव टू वेट फॉर लॉन्ग फॉर पेमेंट्स, दे सेल द परचेज इनवॉइसेस टू फैक्टरिंग बिजनेसेस। कुछ बैंक्स होते हैं, एनबीएफसीज होती हैं, वो फैक्टरिंग बिजनेस करती हैं। वो क्या कहती हैं, आपके जो इनवॉइसेस हैं, जो पेंडिंग बिल्स हैं, वो आप हमको डिस्काउंट पे बेच दीजिए। मतलब अगर आपका 100 रुपये मारुति उद्योग में निकलता है, मैं एक छोटी कंपनी हूँ, आपका 100 रुपये मारुति उद्योग में निकलता है, इनवॉइस आप हमको बेच दीजिए, 100 रुपये का हम आपको 90 रुपये दे देंगे, 95 रुपये हम आपको दे देते हैं और हम मारुति उद्योग से लेते रहेंगे। सो दीज बिजनेसेस बाय द इनवॉइसेस एट ए डिस्काउंट सो दैट द एमएसएमईज गेट देयर मनी क्विकली। अब मुझको एक छोटी कंपनी हूँ, मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं मारुति उद्योग से पेमेंट रुका हुआ है, चलिए हम एक तरीके से बीच में जो कंपनी आ गई है इससे पैसा ले लेते हैं और ये वहां पर लेते रहेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड द फर्म्स नीड लाइसेंस टू बी इन फैक्टरिंग बिजनेस बट नॉट बैंक्स एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। बैंक्स वगैरह को लाइसेंस लेने की नीड नहीं होती फैक्टरिंग बिजनेस के लिए, लेकिन एनबीएफसीज को नीड होती है। तो ये जो फैक्टरिंग बिजनेस है ये एमएसएमईज के लिए बहुत बड़ा ही एक तरीके से रिलीफ हो जाती है कि इनके पास कैपिटल आ जाती है और ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये जो बिल है 2011 में ही आ गया था, लेकिन इसमें कुछ चेंज कर दिया गया है। व्हाट डज द न्यू बिल कंटेन? द फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट इन 2011 mandated that RBI authorization would be available to NBFCs to remain in the factoring business only if 2011 में मैंडेट किया गया था कि आरबीआई का ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को फैक्टरिंग करने के लिए इफ देयर प्रिंसिपल बिजनेस दैट इज मोर देन हाफ ऑफ देयर एसेट्स वर डिप्लॉयड एंड इनकम अर्न्ड फ्रॉम द फैक्टरिंग बिजनेस। मतलब वो एनबीएफसी फैक्टरिंग बिजनेस कर सकती थी जिसको कम से कम जिसका 50% एसेट्स और इनकम फैक्टरिंग से ही होती हो, उनको आरबीआई से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अब चेंज कर दिया गया है, दिस बिल रिमूव्स द थ्रेशोल्ड एंड ओपन्स अप द सेक्टर टू अदर एनबीएफसीज फॉर पार्टिसिपेशन इन फैक्टरिंग बिजनेस एज इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब ये ओपन का थ्रेशोल्ड हटा दिया गया 50% का, इसका मतलब और कंपनियां भी इसमें आ जाएंगी। मतलब अब बहुत ज्यादा चॉइस हो जाएगी और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा फैक्टरिंग। मतलब मान लीजिए एक एनबीएफसी कहती है कि हम आपका डिस्काउंट, हम 5% डिस्काउंट पे आपको पैसा दे देते हैं, कोई कहता नहीं हम 3.5% पे दे देंगे। तो मतलब जो छोटी कंपनियां हैं एमएसएमईज, इनके पास अब ये बिड कर सकते हैं कि हमारी इनवॉइस है, बिड लगाइए, कौन सी कंपनी क्या बिड लगा रही है हम उसके पास चले जाएंगे। इससे बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगा ये और एमएसएमई को इससे काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। आपके बात समझ में आ रही है कि फैक्टरिंग का मतलब है कि हमको बैंक से पैसा मिल जाता है अगेंस्ट द इनवॉइसेस कि वी हैव सोल्ड दीज गुड्स टू सम अदर कंपनी। बेनिफिट एमएसएमई के लिए क्या होगा? ऑब्वियसली डिलेड पेमेंट बाय द कस्टमर इज वन ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ पेंडेमिक, लेंथिंग द पेमेंट
वेट फॉर, है ना, पेमेंट का वेट करना पड़ता था, वो प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया। अगर छोटी कंपनियां आर फाइनेंशियली हेल्दी, इट विल इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू परचेज फ्रॉम लार्ज प्रोड्यूसर्स विच इन टर्न विल हेल्प इन रिपेयरिंग द सप्लाई चेन डिस्टर्बेड बाय द पेंडेमिक एंड मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस। ऑब्वियसली उनका पैसा उन्हें जल्दी मिल जाएगा, तो उनका जो मोबिलिटी है, रिसर्कुलेशन मनी का हो जाएगा। दे डेफिनेटली कैन बिकम इंजन ऑफ द मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत एमएसएमई के बिना नहीं हो सकता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा। मोर प्लेयर्स इन द फैक्टरिंग बिजनेसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द कंपटीशन एफिशिएंसी, मैंने आपको बताया ये इसके बेनिफिट्स हैं। एमएसएमईज हैव डिफिकल्टीज इन एक्सेस टू क्रेडिट एज द एब्सेंस ऑफ फिजिकल एसेट्स अगेंस्ट विच लेंडर्स कुड। अब जब छोटी कंपनियां जाती हैं लोन लेने के लिए बैंक के पास, तो बैंक कहता है गिरवी रखने के लिए क्या है, कोलेटरल देने के लिए क्या है। अब छोटी कंपनी के पास तो छोटे छोटे एसेट्स हैं, एक छोटी मशीन है, 250 गज का प्लॉट है, उसको अगर वो गिरवी भी रखते हैं तो उसमें कितना पैसा मिल जाएगा। तो उनकी एक लिमिटेशन है कि उनको बैंकों से लोन आसानी से नहीं मिल पाता है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम जो सप्लाई करें हमें तुरंत उसका हिसाब किताब मिल जाए, पैसा वापस मिल जाए। ए रोबस्ट इकोसिस्टम ऑफ फैक्टरिंग इन दिस कंटेक्स्ट हैज ह्यूज सिग्निफिकेंस। इसलिए फैक्टरिंग का बिल जो पास हुआ है एमएसएमई को काफी स्ट्रांग करने वाला है। एमएसएमई के हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाई एमएसएमईज आर वेरी इंपॉर्टेंट? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? दे अकाउंट फॉर 45% ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। जितना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया करती है उसका 45% एमएसएमई बनाते हैं। 40% ऑफ एक्सपोर्ट्स, अराउंड मोर देन 40%, अराउंड 45% एक्सपोर्ट्स जो इंडिया का होता है वो एमएसएमई की मैन्युफैक्चरिंग से होता है। जीडीपी में 30% ये शेयर इनका हो जाता है। और मेजर जॉब क्रिएटर्स होते हैं रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज में। इनका जॉब, जो वर्कर्स हैं, सेमी स्किल्ड लेबरर्स हैं, स्किल्ड वर्कमैन हैं, ये सब इसी में काम करते हैं। बहुत बड़ा जॉब देने वाली होती है ये, इसलिए पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट भी हो जाती है एमएसएमई। तो ये एमएसएमई की इंपॉर्टेंस हुआ करती है। एमएसएमई आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेक इन इंडिया। चाइना हैज गॉट ए लीड बिकॉज चाइना और ताइवान, पर्टिकुलरली वियतनाम, ये ऐसे एरियाज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे हैं। चाइना से जो काम लिफ्ट हुआ वो वियतनाम को चला गया, इंडिया को नहीं जा पाया, बिकॉज एमएसएमई हमारा बहुत स्ट्रांग नहीं है। इसलिए एमएसएमई का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे इसमें स्कीम्स चल रही है, उसमें फैक्टरिंग का और कंपनियों के लिए रास्ता खोल देने का मतलब है कि और सारी कंपनियां आएंगी, फैक्टरिंग में एमएसएमई को काफ़ी फायदा हो जाएगा। अब उनको पैसा मिलने में प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अब बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी। पहले बड़ी कंपनियां आ पाती थी, अब काफ़ी सारी कंपनियां आ जाएंगी फैक्टरिंग में। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टरिंग सिस्टम। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके कि ये फैक्टरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है फैक्टरिंग। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद आप ना समझ पाए अदरवाइज। फैक्टरिंग बिल पास हो गया, फैक्टरिंग का बेसिक उद्देश्य है, उससे ये फायदे हैं, ये मेरा पर्पस था बताने का। और आसाम मिजोरम की इशू को मैंने आपको उसका हिस्टोरिकल एंगल समझाया और थोड़ी सी ज्योग्राफी समझाई। चलिए, इफ़ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, और चैनल को आगे बढ़ाइए। आप, ये चैनल आपका बहुत हिट करने वाला है। मैंने ग्रेजुअली में इसको काफ़ी आगे बढ़ाने वाला हूँ। प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।